दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू, जिसका नाम सुनते ही जंगलों की खामोशी में भी डर फैल जाता था। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के घने जंगलों में वह कई सालों तक अपनी गतिविधियों को अंजाम देता रहा। उसका असली नाम कूज मुनिस्वामी वीरप्पन था, लेकिन उसे लोग केवल वीरप्पन के नाम से जानते थे। वह हाथी दांत और चंदन की लकड़ी की तस्करी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी कहानी केवल तस्करी तक सीमित नहीं थी। वीरप्पन की जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आए जिन्होंने उसे न केवल एक तस्कर बल्कि पुलिस और प्रशासन के लिए भी बड़ा सिरदर्द बना दिया था। उसका मुकाबला करना किसी चुनौती से कम नहीं था और उसके नाम से ही दक्षिण के कई गांवों में डर और दहशत छा जाती थी। कहा जाता है कि वीरप्पन के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं बल्कि जंगल के कानून की भी थी। कूसे मुनिस्वामी उर्फ वीरप्पन का जन्म 1952 में तमिलनाडु के गोपालपुरा गांव में एक गरीब और पिछड़े परिवार में हुआ था। वीरप्पन का शुरुआती जीवन बेहद संघर्षपूर्ण था। उसके पिता मुनिस्वामी एक सामान्य मजदूर थे जो खेतों में काम करते थे, लेकिन परिवार की गरीबी ने वीरप्पन के मन में समाज और सरकार के प्रति गहरा गुस्सा पैदा कर दिया था। छोटी उम्र से ही वह अपराध की दुनिया में खिंचता चला गया। उसका परिवार तमिलनाडु के एक जंगल से लगे इलाके में रहता था, जहां पर जीविका का एकमात्र साधन जंगल से जुड़ा काम था। यहाँ के लोग लकड़ी काटने, शिकार करने और अन्य छोटे मोटे कामों पर निर्भर रहते थे। वीरप्पन ने भी छोटी उम्र में जंगलों के बारे में जानना शुरू किया। वह जानवरों का शिकार करता और धीरे धीरे उसने इस काम में महारत हासिल कर ली थी। जंगल के जीवन के प्रति उसकी गहरी समझ और खतरनाक जानवरों से निपटने की क्षमता ने उसे दूसरों से अलग बना दिया था। जंगलों के प्रति वीरप्पन का आकर्षण उसके अपराधी बनने का आधार बना। उसने बहुत कम उम्र में अपने पहले अपराध को अंजाम दिया। वह लकड़ी की तस्करी में शामिल हो गया और धीरे धीरे उसने यह समझ लिया कि जंगल में वह पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों से कैसे बच सकता था। चंदन की लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी उस समय दक्षिण भारत में एक बड़ा अवैध व्यापार था और वीरप्पन ने इसी धंधे को अपनाया। उसने जल्द ही तस्करी में महारत हासिल कर ली थी और जंगलों के अंदर एक संगठित गिरोह बना लिया था। उसकी तस्करी का नेटवर्क ने तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के जंगलों में अपना पैर पसार लेता है। वीरप्पन स्थानीय ग्रामीणों को पैसे और अन्य लालच देकर अपने साथ जोड़ लिया करता था। ये ग्रामीण उसके लिए जानकारी देने का काम करते थे और पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखते थे। वीरप्पन का गिरोह बहुत ही संगठित और खतरनाक था, जो जंगल के अंदर ही रहकर अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया करते थे। वीरप्पन का गिरोह जंगलों में घूमने वाले वन अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाते थे। कई बार उन्होंने पुलिसकर्मियों पर घात लगाकर हमला किया और उन्हें मार डाला। वह इतनी चतुराई से इन हत्याओं को अंजाम देता था कि पुलिस उसके करीब भी नहीं पहुंच पाती थी। उसकी हिंसक छवि और जंगल में उसकी पकड़ ने उसे दक्षिण भारत के सबसे खतरनाक अपराधियों में शामिल कर दिया था। हाथी दांत की तस्करी वीरप्पन के गिरोह का मुख्य धंधा बन गया था। वह न केवल खुद हाथियों का शिकार करता बल्कि अपने गिरोह के सदस्यों को भी इस काम में लगा देता। वीरप्पन ने करीब 2000 हाथियों को मार डाला था और उनके दांतों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचा करता था। इसके अलावा वह चंदन की लकड़ी की अवैध कटाई और तस्करी भी करता था। उसके ये अपराध जंगलों के लिए बड़ी चुनौती बन चुके थे। वन्यजीव संरक्षण विभाग और पर्यावरणविद वीरप्पन की इस निर्दयता से चिंतित थे, लेकिन उसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल हो गया था। वीरप्पन के खिलाफ कई बार पुलिस ने अभियान चलाए, लेकिन हर बार वह बच निकलता। उसकी चतुराई और जंगल में उसकी पकड़ ने उसे पुलिस से एक कदम आगे रखा। 1980 के दशक में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सरकारों ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए बड़े बड़े ऑपरेशन शुरू किए। इनमें से कई ऑपरेशनों में पुलिस और वन विभाग के अधिकारी शामिल थे, लेकिन वीरप्पन की गहरी समझ और जंगलों में उसकी पकड़ के कारण पुलिस उसे पकड़ने में असफल रही। वीरप्पन के अपराधों के पीछे एक सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि भी थी। वह एक ऐसे समाज का हिस्सा था जहां गरीबी और बेरोजगारी ने उसे अपराध की ओर धकेल दिया। जंगल के इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर सरकारी उपेक्षा के शिकार होते थे। वीरप्पन ने इसी उपेक्षा का फायदा उठाया और जंगलों में एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया जिसमें उसका अपना कानून चलता था। वह खुद को एक स्थानीय नायक के रूप में प्रस्तुत करता था जिसने सरकार और पुलिस के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन उसकी असलियत यह थी कि वह एक निर्दयी तस्कर और हत्यारा था जिसने अपने स्वार्थ के लिए हजारों लोगों की जान ली और जंगलों को बर्बाद किया। वीरप्पन की जिंदगी एक ऐसा रहस्य है जिसे समझ पाना आसान नहीं है। उसके अपराध और उसकी मौत के पीछे की सच्चाई यह बताती है कि किस तरह एक साधारण व्यक्ति परिस्थितियों के चलते एक बड़ा अपराधी बन सकता है। उसकी कहानी से यह भी पता चलता है कि कैसे समाज में असमानता और गरीबी अपराध को बढ़ावा दे सकते हैं।
वीरप्पन का आतंक लगभग 3 दशकों तक दक्षिण भारत के जंगलों में छाया रहा। उसकी कहानी में बहुत से पहलू हैं। एक तरफ वह जंगलों का माहिर खिलाड़ी था जिसने पुलिस और सरकारी तंत्र को बार बार चुनौती दी, तो दूसरी तरफ वह एक निर्दयी अपराधी था जिसने सैकड़ों लोगों की जान ली। उसकी जिंदगी और मौत दोनों ही अपने आप में एक रहस्यमय घटना है जो आज भी लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। वीरप्पन की कहानी का एक बड़ा हिस्सा यह भी था कि वह स्थानीय ग्रामीणों से किस तरह का संबंध रखता था। उसने अपने आतंक और खौफ के बावजूद जंगलों के पास रहने वाले कई गरीब लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था। वीरप्पन ने अपने गिरोह के सदस्यों को स्थानीय समुदाय से ही चुना और उन्हें पैसे और सुरक्षा का लालच देकर अपने अपराधों में शामिल किया। वह उन्हें पुलिस और सरकार के खिलाफ भड़काता और इस तरह उसने एक तरह से अपनी सेना खड़ी कर ली थी। उसके इस तरह के संबंधों के कारण कई ग्रामीण उसे एक तरह से नायक मानते थे। वह उन्हें कहानियों में डाकू की तरह दिखता था जो अमीरों और सरकार से लूट कर गरीबों की मदद करता है। हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। वीरप्पन ने कभी भी किसी को सच्ची मदद नहीं की, बल्कि वह हमेशा अपने निजी स्वार्थ के लिए ही काम करता था। वह ग्रामीणों का इस्तेमाल केवल अपनी तस्करी के धंधे को चलाने और पुलिस से बचने के लिए करता था, लेकिन फिर भी उसके आतंक और डर के कारण ग्रामीण उसकी सहायता करने को मजबूर थे। वीरप्पन की पकड़ जंगलों पर इतनी मजबूत थी कि उसे जंगल का राजा कहा जाने लगा था। पुलिस और वन विभाग के अधिकारी कई बार जंगलों में वीरप्पन के ठिकानों पर छापे मारते, लेकिन हर बार वीरप्पन अपने गिरोह के साथ वहां से भाग निकलता। उसकी छुपने की क्षमता इतनी अधिक थी कि उसे पकड़ पाना लगभग असंभव हो चुका था। उसने जंगल के हर कोने को अपने ठिकानों से भर रखा था। वह और उसके साथी जंगल के रास्तों, पेड़ों और गुफाओं का ऐसा इस्तेमाल करते थे कि पुलिस कभी उन तक पहुंच ही नहीं पाती थी। वीरप्पन की रणनीति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि वह अपनी गतिविधियों को बहुत ही गुप्त रखता था। वह अपने गिरोह के सदस्यों के साथ संचार के लिए जंगलों के अंदर विशेष तरीके से बने सिग्नल और संदेश प्रणाली का उपयोग करता था। वह किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने गिरोह में शामिल नहीं करता था और जिन लोगों को वह अपनी योजनाओं में शामिल करता उनसे भी वह बहुत ही सावधानी से पेश आता था। उसके गिरोह के सदस्य भी वीरप्पन की तरह ही चालाक और कुशल थे। वे जंगल में छिपने और भागने के विभिन्न तरीकों को अच्छे से जानते थे। वीरप्पन का यह रहस्यमयी और चतुर तरीके से काम करना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने अपनी छवि को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बनाया था जो पुलिस और सरकार से हमेशा एक कदम आगे रहता था। उसके इस आतंक ने सरकार को भी कई बार विचलित कर दिया था। यही कारण था कि 1990 और 2000 के दशक में वीरप्पन को पकड़ने के लिए कई विशेष बलों और टास्क फोर्स का गठन किया गया। इन बलों को विशेष रूप से वीरप्पन और उसके गिरोह को खत्म करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। 1990 के दशक में वीरप्पन ने एक नई रणनीति अपनाई और उसने किडनैपिंग को अपने अपराधों का हिस्सा बना लिया। उसने सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं और यहां तक कि फिल्मी सितारों को किडनैप करना शुरू किया। 2000 में वीरप्पन ने कन्नड़ फिल्म उद्योग के मशहूर अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया। यह अपहरण दक्षिण भारत में एक बड़ी घटना बन गई क्योंकि राजकुमार को कर्नाटक में भगवान की तरह पूजा जाता था। वीरप्पन ने राजकुमार की रिहाई के लिए बड़ी रकम की मांग की, लेकिन कई महीनों तक चले इस मामले के बाद राजकुमार को बिना किसी हानि के रिहा कर दिया गया। वीरप्पन की यह अपहरण की रणनीति सरकार और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। उसका मकसद केवल फिरौती नहीं था, बल्कि वह अपने खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों को रोकना चाहता था। वह पुलिस के साथ बातचीत करना चाहता था ताकि उसे माफ कर दिया जाए और उसकी गिरफ्तारी न हो, लेकिन सरकार ने उसकी इस मांग को ठुकरा दिया और वीरप्पन के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखे। राजकुमार का अपहरण वीरप्पन की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक थी। इस अपहरण के बाद वीरप्पन की पहचान एक खतरनाक अपराधी के रूप में पूरे देश में फैल गई। राजकुमार का अपहरण केवल एक अपहरण की घटना नहीं थी, बल्कि यह वीरप्पन की ताकत और उसकी योजनाओं की गहराई को भी दर्शाता था। राजकुमार को कर्नाटक में भगवान की तरह पूजा जाता था और उनके अपहरण से पूरे राज्य में सनसनी फैल गई थी। सरकार और पुलिस पर भारी दबाव था कि वे जल्द से जल्द राजकुमार को छुड़ाएं, लेकिन वीरप्पन ने इस स्थिति का भरपूर फायदा उठाया। अपहरण के दौरान वीरप्पन ने कई शर्तें रखीं, जिनमें से एक यह थी कि उसके खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों को बंद कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने उसकी इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। वीरप्पन ने राजकुमार को अपनी सुरक्षा और अपने गिरोह की ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। कई महीनों तक चले इस अपहरण के बाद जब राजकुमार को आखिरकार रिहा किया गया तो वीरप्पन एक बार फिर से पुलिस के हाथ से बच निकला।
वीरप्पन की किडनैपिंग की यह रणनीति बेहद चालाकी भरी थी। उसने इसे एक ऐसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जिससे वह सरकार पर दबाव बना सके। उसने कई बड़े अधिकारियों और प्रमुख हस्तियों का अपहरण किया और उनकी रिहाई के बदले भारी फिरौती की मांग की। यह उसकी रणनीति थी कि वह पुलिस को न केवल जंगलों में उलझाए रखे बल्कि उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाए। वीरप्पन के गिरोह में सैकड़ों लोग शामिल थे, लेकिन यह गिरोह बहुत ही संगठित तरीके से काम करता था। वीरप्पन ने अपने लोगों को प्रशिक्षित किया था कि वे कैसे जंगलों में छिपकर रह सकते हैं, कैसे पुलिस से बच सकते हैं और कैसे अपने ठिकानों को सुरक्षित रख सकते हैं। उसके गिरोह के सदस्य उसकी योजनाओं को अंजाम देने में माहिर थे और वे भी उसी की तरह कानून से बचते फिरते थे। 2004 में वीरप्पन के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन कॉकून ने आखिरकार सफलता पाई। यह ऑपरेशन तमिलनाडु की स्पेशल टास्क फोर्स ने चलाया था, जिसमें वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक झूठी योजना बनाई गई थी। वीरप्पन को एक आत्मसमर्पण की झूठी योजना के तहत फंसाया गया। पुलिस ने उसे विश्वास दिलाया कि वह आत्मसमर्पण कर सकता है और उसे माफ कर दिया जाएगा, लेकिन यह सब एक जाल था। 18 अक्टूबर 2004 की रात को पुलिस ने वीरप्पन और उसके 3 साथियों को मार गिराया। वीरप्पन की मौत के साथ ही दक्षिण भारत में दशकों से फैला उसका आतंक समाप्त हो गया। वीरप्पन की मौत के बाद भी उसके नाम की चर्चा होती रही। उसकी जिंदगी एक रहस्यमय कहानी बन गई, जिसमें जंगलों का राजा, पुलिस से बचने वाला चतुर अपराधी और निर्दयी हत्यारा सब कुछ शामिल था। उसके आतंक से पीड़ित लोग उसकी मौत के बाद राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन उसकी कहानी एक ऐसी मिसाल भी बनी जो यह दिखाती है कि कैसे गरीबी, अशिक्षा और असमानता एक व्यक्ति को अपराध की दुनिया की ओर धकेल सकते हैं। वीरप्पन की मौत के बाद उसके गिरोह के कई सदस्य पुलिस के हाथों मारे गए या गिरफ्तार किए गए, लेकिन उसके साथियों में से कुछ लोग अब भी जंगलों में छिपे हुए थे और तस्करी का धंधा जारी रखने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वीरप्पन के बिना उनका संगठन कमजोर हो चुका था और धीरे धीरे पुलिस ने उन पर भी काबू पा लिया। वीरप्पन की मौत के बाद तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के जंगलों में तस्करी और शिकार की घटनाएं काफी हद तक कम हो गईं। लेकिन वीरप्पन की छवि और उसकी कहानी अब भी लोगों के दिमाग में बनी हुई थी। उसकी जिंदगी पर कई फिल्में बनी, किताबें लिखी गईं और डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी बनी। हर बार लोग इस बात को समझने की कोशिश करते रहे कि आखिरकार वीरप्पन कैसे इतना खतरनाक और चतुर अपराधी बन गया। वीरप्पन की कहानी से एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या गरीबी, सामाजिक उपेक्षा और सरकारी भ्रष्टाचार ने उसे अपराध की दुनिया में धकेला, या फिर वह शुरू से ही एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वीरप्पन की कहानी हमें यह बताती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति जो परिस्थितियों के चलते खुद को हाशिए पर महसूस करता है, एक खतरनाक अपराधी बन सकता है। इसलिए अगर आपको वीरप्पन की कहानी पसंद आई है और आप ऐसे ही दिलचस्प और गहन विषयों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी रोमांचक कहानियां और विषय लाते रहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया और समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें आपके साथ जुड़ने में खुशी होगी। हमें आपके विचार सुनने का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।